हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं सब आप बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी तथा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। उन कंसेप्ट को, उन बारीकियों को आप समझने लगे होंगे। साथ ही साथ अब आप सब लोगों के पास सिलेबस है तथा प्रश्न पत्र हैं जो पिछले आयोग ने पिछले साल पूछे गए हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ IAS की वो किताबें आपके पास है। अगर अभी भी आपने वो किताबें नहीं ली है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक छोटी सी गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आप सबको पता है कि 21 तारीख को हम लोग सिविल सर्विस डे मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में स्टडी IQ IAS हिंदी का जो परिवार है वो भी दिवस ये बहुत धूमधाम से मना रहा है। जो प्राइस पहले आपको कोर्स की 18,999 रुपए देखने को मिल रही थी, अब वो घट के कितनी है, 17,499। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है। आपको कोड यूज करना है MB लाइव। MB लाइव कोड यूज करने से अब ये प्राइस गिर के, जो पहले ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, वो गिर के कितनी हो चुकी है, मात्र 17,499 रुपए। लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि ये ऑफर कब तक के लिए है, मात्र 21 अप्रैल के लिए तक ये ऑफर लागू है। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल से आपको पता है कि आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो ये ऑफर सिर्फ 21 अप्रैल तक के लिए। 21 अप्रैल के बाद ये ऑफर नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर है जो लोग 2024 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको पहले कुछ लग रहा था कि अगर हमें डिस्काउंट मिल गया तो हम ये बैच ले लेंगे, तो अब ये डिस्काउंट सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, सिर्फ 21 तारीख तक का आपके पास समय, और 21 तारीख तक अगर आप एनरोल होते हैं और कोड यूज करते हैं MB लाइव, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 17,499 रुपए में। तो जल्दी कीजिए। चलते हम आगे की ओर। हम लोग बात कर रहे थे भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो चार्ट बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जियोमॉर्फिक या भू आकृति का मतलब क्या है, जियोमॉर्फिक का मतलब क्या है, तथा अंतरजातीय बलों का मतलब क्या है, बहिर्जातीय बलों का मतलब क्या है, कौन से बलों को आप निर्माणकारी बल कहेंगे, रचनात्मक बल कहेंगे, तथा कौन से बलों को आप विनाशकारी बल कहेंगे। आगे की ओर चलते हुए हम लोग आज हमारा रिवीजन इस चार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने काफी चीजें रिवाइज कर चुके हैं। तो स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का हमने विभाजन किया था दो भागों में, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, बहिर्जातीय बल और अंतरजातीय बल। अंतरजातीय बलों को फिर से हमने दो भागों में बांटा, डायस्ट्रॉफिक इवेंट्स या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस और कैटेस्ट्रॉफिक। उसको हमने बोला था धीमी गति वाले या पटल विरूपणी बल, तथा इसको हमने बोला था आकस्मिक बल। यहाँ पे अंतर्जात आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओ तब भी ये चीज सही है, आकस्मिक बल। हमने ये देखा था कि जो डायस्ट्रॉफिक थे या मैं कहूँ पटल विरूपणी बल थे, उनको हमने दो भागों में बांटा, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी, एपिरोजेनिक और ऑरोजेनिक। एपिरोजेनिक में हमने देखा कि दो प्रकार के फोर्सेस या दो प्रकार के बल आपको देखने को मिलेंगे, ऊपरी मुखी जिसको हमने बोला था निर्गमन, और बोला था अधोमुखी जिसको बोला था हमने निमज्जन। वहीं पे पर्वत निर्माणकारी की हम बात करें तो हमने यहाँ पे भी दो प्रकार के बल देखे थे। पहला देखा था तनाव, दूसरा देखा था हमने संपीड़न। जब तनाव की हमने बात करी थी तो हमने बात करी की थी तनाव से भूपटल पे क्या होगा, भूपटल विभंग होगा, या मैं कहूँ क्रिस्टल में क्या होगा, फ्रैक्चर आ जाएंगे। क्रिस्टल फ्रैक्चर दो तरीके से आ सकता है। किस किस प्रकार से आ सकता है, सबसे पहले आपको चटकन देखने को मिलेगी जिसको क्रैकिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में, और फिर आपको भ्रंश देखने को मिलेंगे, फॉल्टिंग जिसको कहा जाता है। और इन्हीं फॉल्टिंग के कारण हमने देखा था कि किसका निर्माण होता है, इन्हीं फॉल्टिंग के कारण, इसी भ्रंश के कारण हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। वहीं पे अगर पर्वत निर्माणकारी के दूसरे बल की हम बात करें, संपीड़न या कंप्रेशनल फोर्स, तो इसमें हमने देखा था कि जब संपीड़न बल लगेगा या कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो क्रस्ट में क्या होगा, पहले मुड़ना शुरू होगी, वो उसमें बांकी होना शुरू होगी, बंकन हो जाएगा। जैसे ही बंकन होगा दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, संवलन और वलन आपको देखने को मिलेगा। और इस वलन के ही कारण आपको पता है किस प्रकार के पर्वत देखने को मिलते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण आपने देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसको ऑरोजेनिस, क्यों इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहा गया, क्यों इसको ऑरोजेनिस कहा गया, किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये बात आपको पता चल गई। हम बात कर रहे थे कौन से बलों की, हम बात कर रहे थे पर्वत
निर्माणकारी बलों की, या मैं इसको लिख सकता हूं ऑरोजेनेसिस, पर्वत निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी में हमने देखा था कि दो प्रकार के बल आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बल देखने को मिलेंगे? संपीड़नात्मक और दूसरा बल आपको देखने को मिलेगा तनाव। इसको हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेशनल फोर्स और इसको मैं लिख सकता हूं टेंशनल फोर्स। ऐसे बल जिससे क्या उत्पन्न हो रही है? तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। जब संपीड़नात्मक बल लगेगा तो किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा? हमने देखा था कि संपीड़नात्मक बल क्या करेगा? क्रिस्टल को बांका करना शुरू करेगा, क्रिस्टल मुड़ना शुरू होगी, भूपटल मुड़ना शुरू होगा और इससे कौन से पर्वतों का निर्माण होगा? हमें पता है वलित पर्वतों का निर्माण होगा। वलित पर्वतों का निर्माण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जो हिमालय है वो एक वलित पर्वत है, या मैं उसको लिख सकता हूँ वो क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है। तो उस फोल्ड माउंटेन, उस वलित पर्वत का निर्माण किन बलों के कारण हुआ है? संपीड़नात्मक बलों के कारण हुआ है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं टेंशनल फोर्स के कारण, तो हमें पता है कि इससे क्या होगा? चटकन होगी और चटकन के बाद जब फोल्डिंग होगी तो उससे किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा? उससे ब्लॉक माउंटेन्स या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होगा। इसको आप क्या लिखा जा सकता है? इसको ब्लॉक माउंटेन इसको लिखा जा सकता है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि जो फोल्ड माउंटेन है या वलित पर्वतों का निर्माण है वो किस बलों के कारण होता है, तथा जो ब्लॉक माउंटेन है या ब्लॉक पर्वत है उनका निर्माण कौन से बलों के कारण हो सकता है। और ये पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं, पर्वत निर्माणकारी ये बल हैं, तो इसलिए ये किस प्रकार के बल होंगे? हमें पता है ये अंतर जातीय बल होंगे, या मैं इसको लिख सकता हूं ये कैसे बल होंगे? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण इनका निर्माण होगा। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी द्वीप समूह का, या मैं कहूं किसी द्वीप का निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है किसी द्वीप का, या मैं कहूं किसी आइलैंड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस प्रकार के बल के कारण हो रहा होगा? तो आपको पता है कि द्वीप द्वीप आपको ये पता है कि ये तटीय क्षेत्र में हो रहा होगा। तटीय क्षेत्र में हो रहा होगा तो इसका निमज्जन होगा। निमज्जन होगा या नहीं? ये चार्ट आप फिर से देखिए और आप यहाँ पे बता सकते हैं कि निमज्जन होगा या इसका निर्गमन होगा। तो आपको पता है निमज्जन ना होके यहाँ पे क्या होगा? निर्गमन होगा। क्या होगा यहाँ पे? निर्गमन। निर्गमन होगा। और निर्गमन मुझे पता है ये इस प्रकार के बलों के कारण हो रहा है, पटल विरूपणी बलों के कारण हो रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भूमि अगर तटीय क्षेत्र में वो उसका निर्गमन हो रहा है या निमज्जन हो रहा है, उसका उमज्जन हो रहा है, प्रकार के शब्दों से आपसे कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि किन बलों के कारण इसका निर्माण हो रहा है। और पटल विरूपणी भी हमको पता है किस प्रकार का बल है? अंतर जातीय बल है, एंडोजेनेटिक फोर्स है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। मैं फिर से वो 4 शब्द आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको उत्थान देखने को मिल रहा है, महाद्वीपीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। तटीय क्षेत्र में अगर हो रहा है तो उसको आप निर्गमन कहोगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी थी कि स्थलीय भाग में अगर बात करना है तो यहाँ पे अवतलन हो रहा होगा, और तटीय क्षेत्रों में अगर हो रहा है तो इसको आप क्या कहोगे? निमज्जन कहोगे। हमने इसकी भी बात करी थी कि पर्वत पे 2 प्रकार के बल लगते हैं। पर्वत जब पैदा होता है तो 2 बल अगर एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, ये मैं कहूँ बल नंबर 1 है, और दूसरा मैं आपको बताऊं
ये बल नंबर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं ये फोर्स 1 और ये फोर्स 2 है। अब ये एक दूसरे की और लग रहे हैं, जब एक दूसरे की और लग रहे हैं तो इस प्रकार के फोर्सेस को या इस प्रकार के बलों को आप कौन सा बल कहोगे? इनको कंप्रेशनल फोर्स कहोगे, इनको संपीड़नात्मक बल कहोगे। वहीं पे मैं बात करूं कि अगर कोई बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार, ये आपका बल नंबर 1 है, या मैं कहूँ ये फोर्स 1 है। वहीं पे दूसरा मैं बताऊं आपको, ये बल नंबर 2 है, ये फोर्स नंबर 2 है। तो इस प्रकार के बलों को तो आप कौन सा बल कहोगे? आप इनको कहोगे, ये बल कैसे हैं? तनाव वाले हैं। ये बल हैं टेंशनल फोर्स हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करा था? क्रिस्टल बेंडिंग करी थी। क्रिस्टल बेंडिंग कही थी, या मैं कहूँ भूपटलीय बंकन हमने किया था। भूपटलीय बंकन के 2 भाग हमने देखे थे। पहला हमने देखा था समवलन, जिसको रैपिंग कहा जाता है। दूसरा हमने देखा था वलन, जिसको क्या कहा जा सकता है? जिसको फोल्डिंग कहा जा सकता है। अच्छा, जहाँ पे संवलन हो रहा होगा तो ये बात हमें पता है, जहाँ पे संवलन हो रहा होगा तो कुछ भूमि ऊपर की ओर उठेगी और कुछ भूमि नीचे की ओर धंस जाएगी। तो वो भूमि जो ऊपर की ओर उठ रही है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप उत्संवलन कहोगे, उसको अपरैपिंग कहोगे। और जो भूमि नीचे की ओर धंस रही है उसको अवसंवलन कहोगे। इसके बाद हमने ये देखा था कि किसका प्रभाव, संवलन का प्रभाव ज्यादा दूर तक रहेगा या वलन का प्रभाव ज्यादा दूर तक रहेगा? तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसका प्रभाव ज्यादा दूर तक रहता है। हमने वलन की बात करी थी, हमने फोल्ड की बात करी थी। हमने फोल्ड की जब बात करी थी तो वहां पे भी हमने देखा था कि आपको लहरनुमा आकृति देखने को मिलेगी। इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको एंटीक्लाइन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एंटीक्लाइन कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंक लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक लाइन इसको हम लोग कहते हैं। आगे की ओर चलें। ये अपनति और अभिनति, ये चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी थी। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने वलन के कुछ प्रकार देखे थे। सममित वलन हमने देखा था, जो 1 नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। भुजाएं दोनों एक जैसी हैं, बराबर झुकाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बराबर झुकाव नहीं है, वो कैसा हो गया? असम्मिलित है। यहाँ पे एक भुजा करीब करीब समकोण पे है, उसको हमने मोनोक्लाइनल कहा था, एक द्विघ्नत कहा था। समनत वलन हमने देखा था जब भुजाएं दोनों बहुत करीब आ चुकी हैं। और परिवलित वलन हमने देखा था जब भुजाएं क्षैतिज रूप में पहुंच चुकी हैं। इसके बाद हमने एक और पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, नापे। हमने उसको क्या बोला था? हमने उसको बोला था नापे। और नापे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पहली भुजा दूसरी भुजा पे अब क्या हो चुकी? चढ़ चुकी है, इससे आगे निकल चुकी है। तो इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिली थी। हमने रैपिंग की बात करी थी, हमने संवलन की बात करी थी। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे भूपटल विभंग पे, या मैं कहूँ क्रिस्टल फ्रैक्चर पे। क्रिस्टल फ्रैक्चर कब होगा? जब किस प्रकार का बल लगेगा? जब टेंशनल फोर्स लगेगा, जब तनाव मूलक बल लगेगा। इसके बाद हमने देखा था कि इसके भी भ्रंश के या फॉल्ट के भी कुछ आपको क्या देखने को मिलेंगे? पार्ट देखने को मिलेंगे। अब फॉल्ट के पार्ट हमने देखे थे, कितने होते हैं? 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमने देखा था नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा हमने देखा था रिवर्स फॉल्ट, तीसरा हमने देखा था स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट, या जिसको सामान्य भ्रंश कहा जाए, वो क्या होगा? सामान्य भ्रंश, सिर्फ टेंशनल फोर्स लग रहा है और किसी के सहारे यहाँ पे क्या होगा? अपेक्षित गति आपको देखने को मिलेगी, आपको रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके सापेक्ष क्या हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, विस्थापन हो रहा होगा। और यहाँ पे हमने देखा था, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस चीज को देखूंगा तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे निर्माण किसका हो रहा है? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा यहाँ पे। तो ये हमने बात करी थी नॉर्मल फॉल्ट की। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि ये तनाव मूलक बलों के कारण हो रहा है और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं।
लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे व्युत्क्रम भ्रंश, ये व्युत्क्रम क्या है, भ्रंश है। व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट को अगर आप देखोगे तो ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पे तनाव मूलक के साथ साथ कौन सा बल भी लग रहा है, संपीड़नात्मक बल भी लग रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे एक दूसरे के, और ये गति कर रहे होंगे। संपीड़नात्मक, यहाँ पे कौन सा भी लग रहा होगा, संपीड़नात्मक जैसा आपको दिखेगा। इसीलिए इसका नाम ही क्या है, टेंशन के एकदम अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, व्युत हो गया, ये उल्टा हो चुका है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिर्फ क्षैतिज गति इसमें आपको देखने को मिल रही है, तो इसको आप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहोगे। यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ स्लीपिंग हो रही है। स्ट्राइक फॉल्ट कहा जाता है इसको, नति लंबी भ्रंश भी कहा जाता है। तो यहां तक हमने चीजें खत्म कर ली थी। आज हमको शुरू करना है हमारा बहिर्जातीय प्रक्रियाएं, या मैं कहूं एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। हमने ये बात करी थी कि एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, या एंडोजेनेटिक या अंतरजातीय जो बल है या जो संचलन है, वो इस भूपटल पे अलग अलग प्रकार की स्थल आकृतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि भूपटल को उबड़ खाबड़ करने की कोशिश करेगा। अब इस भूपटल को समतल करना है। क्या करना है, इस भूपटल को समतल करना है। तो समतल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं से कुछ चीज हटानी पड़ेगी, और कहीं पे जहाँ पे कुछ चीजें नहीं है वहां तक उनको पहुंचाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि ए इंसान है और ये बी इंसान है। ए इंसान के पास 10 करोड़ रुपए हैं। कितने रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं। वहीं पे जो बी इंसान है इसके पास 1000 करोड़ रुपए। तो क्या ये दोनों लोग बराबर हैं? तो हमको पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब तक मैं कुछ पैसा यहाँ से इसको ना दे दूं, कितना पैसा मैं दे दूं इसको, अगर मैं इसको 490 करोड़ रुपए दे दूं, तो इसके पास भी अब कितना बचेगा, कितना देना इसको, इसके पास अब बचेगा 510 करोड़ रुपए, और इसके पास कितना बचेगा, 500 करोड़ रुपए। या और आगे दे दूं तो इसको 495 अगर कर लें तो ये 505 करोड़ रुपए इसके पास हो गए, इसके पास भी 505 करोड़ रुपए हो गए। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये 495 करोड़ रुपए एक जगह से दूसरी जगह देने पड़े। तो यही जो कार्य है ये क्या है, बहिर्जातीय बल करते हैं। कौन करते हैं ये कार्य, बहिर्जातीय बल। बहिर्जातीय बल क्या करते हैं, जो स्थल मंडल है उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। इस बराबर करने के लिए उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्या क्या करनी पड़ती हैं, किसी किसी का अपक्षय करना पड़ेगा, अपक्षय के बाद अपर्दन करना पड़ेगा, और इन अपक्षय और अपर्दन के बाद उन अवसादों का क्या करना पड़ेगा, निक्षेपण करना पड़ेगा। तो जब अपक्षय और अपर्दन करा तो जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लिया, और छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद अब उनका क्या करना है, निक्षेपण। जहाँ पे कुछ अवसादों की कमी है, जहाँ पे ऊंचाई कम है, वहां पे ले जाके क्या करना है, निक्षेपण करना है। ये मुख्य रूप से बहिर्जातीय बलों का कार्य होता है। अच्छा, बहिर्जातीय बलों का जो ऊर्जा का स्रोत है, हमें पता है कि अंतरजातीय बल, जो अंतरजातीय बल हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी, तो इनका जो ऊर्जा का स्रोत है या इनका सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो क्या थी, वो थी पृथ्वी। तो पृथ्वी से इनको क्या मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी। वहीं पे मैं बात करूं जो बहिर्जातीय बल हैं, जो बहिर्जातीय बल हैं, इनका ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो इनका जो ऊर्जा का स्रोत होगा वो क्या है, वो है मुख्यतः सूर्य आपको देखने को मिलेगा। सूर्य के कारण ही क्या कर पाते हैं, बहिर्जातीय बल कार्य कर पाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो बहिर्जातीय बल कार्य नहीं कर पाते। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपको अपर्दन करना है या अपक्षय करना है, उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, पृथ्वी के अंदर वो मौजूद है। बाहर वो इतना कार्य नहीं कर सकती, या तेरे प्रभावशाली रूप से कार्य वो नहीं कर पाती।
इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए सूर्य की ऊष्मा चाहिए, या मैं कहूँ सूर्य की ऊर्जा आपको चाहिए। तो बहिर्जातीय बलों का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आगे की बात करते हैं। बहिर्जातीय जो प्रक्रिया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर करिए इस पे। सौर ऊर्जा द्वारा नियंत्रित विवर्तन के कारणों द्वारा संचालित होती है। ये मुख्य रूप से भूमि के अनाच्छादन की प्रक्रिया है। अनाच्छादन इसी को कहा जाता है डेन्यूडेशन। अनाच्छादन को क्या कहा जाता है? डेन्यूडेशन। और देखिए, मैं जब भी जो भी टेक्निकल शब्द होता है ना, जो भी ज्योग्राफिकल टर्म होती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको हिंदी में तो उसको बताऊं, साथ ही साथ उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश में जो शब्द हैं वो भी मैं आपको बताऊं। इसके पीछे की वजह ये है कि कई बार एग्जाम में हो सकता है आपको अनाच्छादन ना देखे, इसका और जो एकदम मूल हिंदी है कुछ इस तरीके से दे दी जो आपको हो सकता है समझ में ही ना आए, या डेन्यूडेशन का कोई हिंदी में अनुवाद ऐसे कर दिया कि उसका डायरेक्टली अनुवाद आपको अनाच्छादन के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में वो डेन्यूडेशन लिखा हुआ है। तो आप समझ पाएंगे जब, और कोशिश करा करें जब भी आप पेपर पढ़ना है आपको, पेपर मतलब प्रारंभिक परीक्षा का आप जब पेपर पढ़ेंगे या मुख्य परीक्षा का, या उससे पहले जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, बैच में टेस्ट सीरीज भी, उसमें भी आप देखोगे कि बाइलैंग्वेज पेपर आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो वो हिंदी और इंग्लिश में पेपर आपको इसीलिए देखने को मिलता है कि आप दोनों भाषाओं में उसको पढ़ लें। अगर सिर्फ एक ही भाषा में देना होता तो यूपीएससी के लिए तो बहुत आसान था कि सिर्फ हिंदी में आपको पेपर दे देती, या इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश में पेपर दे देती। लेकिन यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है कि भाई हिंदी वाले जो लोग हैं उनको हिंदी में पेपर दिया जाए, साथ ही साथ वहाँ पे इंग्लिश में भी उसका अनुवाद देखने को मिले। और बेसिकली जो ओरिजिनल पेपर होता है वो अंग्रेजी में बनता है। अंग्रेजी का बाद में क्या होता है? अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो उस ट्रांसलेशन करते समय हो सकता है डेन्यूडेशन को कुछ अलग शब्द में वो लिख दें, लेकिन आपको अगर पता है कि अनाच्छादन को डेन्यूडेशन कहते हैं तो आप उसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो कोशिश करें कि हिंदी शब्द तो आप लिख ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका इंग्लिश शब्द भी जरूर से जरूर लिखें। जो अनाच्छादन है इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? अपक्षय देखने को मिलेगा, और अपक्षय के साथ साथ आपको वृहद संचलन भी देखने को मिलेगा। वृहद संचलन, अपर्दन और परिवहन शामिल हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अनाच्छादन, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है, अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, या मैं कहूँ डेन्यूडेशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये किसके कारण हो रहा है? तो हमें पता है कि जो डेन्यूडेशन का प्रोसेस है इसके लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं? इसके लिए बहिर्जातीय बल जिम्मेदार हैं। डेन्यूडेशन के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं? तो आपको पता चल गया कि इसके लिए बहिर्जातीय बल जिम्मेदार हैं। अच्छा, डेन्यूडेशन में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? तो आपको अपक्षय देखने को मिलेगा, आपको अपर्दन देखने को मिलेगा, आपको वृहद संचलन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ परिवहन देखने को मिलेगा। अब क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बेसिक चीज में मैं आपको समझाऊं, बहुत ही रफ में एक मोटा मोटा आइडिया अगर मैं दूं, तो अपर्दन और स्पेशली अपक्षय क्या करता है? अपक्षय जो बड़ी बड़ी चट्टान है उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा। अपक्षय उसी स्थान पे हो रहा होगा जहां पे वो चट्टान है, उसी स्थान पे हो रहा होगा। चट्टानों के जो छोटे छोटे अवसाद बनेंगे वो इसी स्थान पे बन जाएंगे। बाकी अपर्दन में क्या होगा? अपर्दन में आप देखोगे कि बड़ी चट्टान छोटे चट्टानों में तो टूटेगी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। उस चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जा रहे हैं तब उस चट्टान के छोटे छोटे अवसाद बना दिए उसने। वृहद संचलन में क्या हो रहा है? वृहद संचलन में आप देखोगे कि जो चट्टान के अवसाद हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जा रहे होंगे। और परिवहन में क्या होगा? परिवहन में जो छोटे छोटे अवसाद हैं वो क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। हो इतना सा रहा है कि सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है? अवसादों का निर्माण हो रहा है। और अवसादों का निर्माण कैसे हो सकता है? या मैं कहूं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं? सेडिमेंट्स अभी हम देखेंगे भी कि अवसाद कैसे बनते हैं।
तो ये जो बड़ी चट्टान है इसको छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो इसके क्या होंगे, ये अवसाद होंगे, ये इसके सेडिमेंट्स होंगे। यहाँ पे बहिर्जातीय बल अवसादों का निर्माण करके उनका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब अवसादों का परिवहन होगा तो जहाँ पे अवसाद ज्यादा है वहां से कम दिशा में जाए, जहाँ पे अवसाद कम है वहां जाएंगे तो भूमि कैसे होना शुरू हो जाएगी, भूमि समतल होना शुरू हो जाएगी। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं उनका परिवहन होता है, परिवहन के बाद आप देखोगे उनका वो क्या कर देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं, उनको जमा कर देते हैं एक जगह ले जाके। तो इस तरीके से बहिर्जातीय बल कार्य करते हैं। तो यहां तक आपको डाउट नहीं होगा कि बहिर्जातीय बल क्या होता है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेन्यूडेशन की। तो आपको पता है स्थल आकृतियां किस प्रकार बनेंगी, अंतरजातीय और बहिर्जातीय बलों को अनुपातिक क्रिया दर का परिणाम होती हैं। भूवर्ग में अंतरजातीय बलों की सक्रिय होने के कारण भूपटल पर अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जबकि भूपटल पर बहिर्जातीय बलों द्वारा इन विषमताओं को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि उबड़ खाबड़ जो हो गया, ये यहाँ पे उबड़ खाबड़ को बता दिया कि ये क्या है, विषमता है, और ये किसके कारण हो रही है, अंतरजातीय बलों के कारण हो रही है। और इन विषमताओं को या इस उबड़ खाबड़ को समतल अगर आपको करना है तो कौन से बल आपको चाहिए, बहिर्जातीय बल चाहिए। तो बहिर्जातीय बल क्या करने की कोशिश करते हैं, समतल स्थापक विनाशकारी बल होते हैं, क्योंकि धरातल पर स्थिर स्वरूपों को घिसकर तथा काट छाट कर क्या करते रहते हैं, उनको सपाट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, अनाच्छादन कहोगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये उबड़ खाबड़, इसको क्या बनाना है, आपको समतल करना है, इसको आपको प्लेन बनाना है। तो समतल बनाना है, प्लेन बनाना है, सपाट बनाना है। तो इस प्रक्रिया में जो जो हो रहा होगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप डेन्यूडेशन कहोगे। यहाँ पे एक चीज की वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं आपको। ये विनाशकारी बल होते हैं। कौन कैसे बल होते हैं, ये विनाशकारी बल होते हैं। बहिर्जातीय बल किस प्रकार के बल हैं, विनाशकारी बल हैं। वहीं पे हमने देखा था निर्माणकारी बल कौन से हैं, अंतरजातीय बल होते हैं। ये बात हमने करी ली कि अनाच्छादन का अर्थ क्या होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। अब भूपटल पर अनाच्छादन के दौरान दो प्रकार के कार्य होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्थैतिक और दूसरा गतिशील। अब जो स्टैटिक प्रोसेस है या स्थैतिक प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, चट्टान अपने ही स्थान पर, चट्टान का क्या होगा, अपने स्थान पर वो टूटना शुरू हो जाएगी। इसका आप ये समझिए कि एक बड़ी चट्टान है, मान लीजिए ये आपका भूमंडल है, और यहाँ पे चट्टान रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है, शैल रखी हुई है। अब ये शैल किसी कारणवश इसका अपक्षय होना शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया, इसका अपक्षय होना शुरू हो गया है। या अभी मैं अपक्षय भी ना कहूं तो आपको ये बताने की, अभी आपको नहीं पता कि अपक्षय क्या होता है, अभी आप ये समझें कि ये शैल किसी कारणवश छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, टूटने लग जाए। किसी कारणवश क्या किया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो गई। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके क्या बनने लगे, अवसाद बनने लगे। क्या बनने लगे, यहाँ पे इसके अवसाद बनने लगे। अच्छा, जब अवसाद इसके बन रहे हैं तो ये चट्टानें टूट रही है। अब इसमें जब टूट रही है तो एक जगह से दूसरी जगह जाके तो नहीं टूट रही है, ये यहीं पे रखी हुई थी और यहीं पे पहले इसका आकार बहुत बड़ा था और धीमे धीमे अभी इसका आकार क्या होने लगा, छोटा होने लगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, इस प्रकार की प्रक्रिया को आप स्टैटिक प्रोसेस कहते हो। यहाँ पे क्या होगा, चट्टान अपने ही स्थान पर, कहाँ पे हो रहा है, अपने ही स्थान पर क्या हो रही है, टूट रही है, फूट रही है। इस प्रकार की प्रक्रिया को स्थैतिक प्रक्रम कहते हैं, जिसे अपक्षय की क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चट्टान अगर छोटे छोटे भागों में टूट रही है अपने ही स्थान पे, तो इसको किस प्रकार की प्रक्रिया कहोगे, स्टैटिक प्रोसेस इसको कहोगे। और इसको ज्योग्राफी में किस नाम से जाना जाता है, किस प्रकार की क्रिया हो रही है, यहाँ पे अपक्षय की क्रिया हो रही है। वहीं पे गतिशील प्रक्रिया या मैं कहूं डायनेमिक प्रोसेस क्या होगा, डायनेमिक प्रोसेस ये होगा कि अब ये जो अवसाद बन चुके हैं, या तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, या फिर ये जो बड़ी चट्टान है, इसी प्रकार की मान लीजिए कोई और चट्टान थी और लगातार पानी इससे आके टकरा रहा है। लगातार कौन आगे से टकरा रहा है, लगातार पानी इससे आके टकरा रहा है।
जब पानी से लगातार आके टकराएगा, अपने साथ जो भी अवसाद बनेंगे, पानी अपने साथ इसके क्या ले जाएगा, अपने जो भी इस चट्टान के, इस शैल के जो भी अवसाद होंगे, पानी उनको क्या करेगा, अपने साथ आगे की ओर ले जाएगा। पानी ने क्या किया, अवसादों को आगे की ओर वो ले गया। तो आगे की ओर ले गया तो क्या स्टैटिक प्रोसेस हुआ, वो क्या एक ही जगह पे हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अवसाद तो बने थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये बहते बहते अवसाद बने और पानी उनको कहाँ ले गया, आगे की ओर ले गया। तो कैसी प्रक्रिया हुई, गतिशील प्रक्रिया, वही इसको डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। बहता हुआ जल कर सकता है, पवन कर सकता है, हिमानी कर सकती है, लहरें इस प्रकार का कार्य कर सकती हैं। और क्या करती हैं, जब अवसादों को अपने साथ ले गई कहीं पे, ये सब चीजें, ये कारक अपने साथ अवसादों को आके ले गए के बाद क्या करेंगे, उनका निक्षेपण करेंगे, उनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। क्या किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है, वृहत क्षरण, मास मूवमेंट आप इसको कहोगे, और तथा अपर्दन कहोगे। हम पढ़ेंगे अपर्दन भी क्या होता है, हम पढ़ेंगे ये मास मूवमेंट क्या होता है, हम पढ़ेंगे ये अपक्षय क्या होता है। लेकिन दो प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, अनाच्छादन में। आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय, आपने अपक्षय का मतलब अगर नाम से आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इसमें क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, या मैं कहूं अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वेदरिंग। तो शैल की वेदरिंग होगी, तो एक बात तो हमें पता है अभी कि शैल की वेदरिंग या शैल का अपक्षय कब हो सकता है। शैल का अपक्षय तभी हो सकता है जब वो एक ही स्थान पे रहे। एक ही स्थान पे अगर उसके अवसाद बन रहे हैं, वो उसमें टूट फूट हो रही है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, अपक्षय कहोगे। अपक्षय को सरल शब्दों में क्या कहा जा सकता है, भूद्रव्यों पर मौसम और जलवायविक कारणों की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं ना, एक तो लिखा हो गया मौसम, दूसरा लिखा गया है जलवायविक, या मैं कह सकता हूँ जलवायु। हालांकि ये लोग, ये दोनों जो शब्द हैं हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कि क्या होता है मौसम और क्या होती है जलवायु। लेकिन यहाँ पे अगर अपन समझने की कोशिश करें तो मौसम क्या होता है, मौसम बदल जाते हैं। मौसम इंसानों की जैसे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आपकी भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो बदल गए होंगे ना। पहले वो कहते थे कि हम जिंदगी भर साथ देंगे, फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने साथ छोड़ दिया उन लोगों ने आपका। वो कैसे थे, मौसम कैसे थे। अच्छा, इन मौसम, ये मौसम अगर 35 साल तक माना जाता है, औसत 35 वर्षों तक इन मौसमों का अगर हम एवरेज निकालें तो उससे क्या निर्माण होगा, जलवायु का निर्माण होगा। तो भारत में मौसम अलग है, भारत में जलवायु अलग है। भारत की जलवायु विशेष प्रकार की जलवायु है, इसको हम मानसूनल जलवायु कहते हैं। लेकिन भारत में मौसम आप देखोगे, आपको अलग अलग मौसम देखने को मिलेंगे। तो जो बदल जाए वो क्या है, मौसम है। वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो बदल जाए वो क्या है, मौसम है। और उनका अगर एवरेज ले लें, उनका औसत ले लें, तो वो क्या है, जलवायु है। तो अपक्षय कहाँ पे होगा, पदार्थों पे क्या हो रहा है, मौसम और जलवायु के प्रभाव से जो भी परिवर्तन हो रहा है, इनके कारकों से जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसको आप क्या कहोगे, अपक्षय कहोगे। अपक्षय अनाच्छादन प्रक्रिया की कौन सी अवस्था है, ये प्राथमिक अवस्था है। तो अगर अनाच्छादन होना है, अगर डेन्यूडेशन होना है, सबसे पहले क्या होना जरूरी है, अपक्षय होना जरूरी है, उसकी वेदरिंग होना जरूरी है। और इस अपक्षय के ही कारण किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, खनिजों का निर्माण होता है। तथा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने पढ़ा था कि अपक्षय जो होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे चट्टान रखी है वहीं पे होगा। यहाँ पे चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जरूरी नहीं है। तो जब अपने ही स्थान पे चट्टान टूटने लगती है तो उसको कहा जाता है स्व स्थाने। इसको क्या कहा जाता है, स्व स्थाने। इसको कहा जाता है इन सीटू। क्या कहा जाता है, इन सीटू, स्व स्थाने, या इसी को कहा जाता है इन सीटू। ये आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। क्या होता है इन सीटू, क्या होता है एक्स सीटू, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास बाघ है, आपके पास क्या है, टाइगर है, और इस टाइगर को आपको क्या करना है, कंजर्व करना है। अब
कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जो बाघ है ये एक जंगल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये जंगल में, एक फॉरेस्ट में आपको मिल रहा है, जंगल में मिल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो इस बाघ को इसी जंगल में आप रखो और इसको यहीं पे कंजर्व करो। कैसे? जैसे आपको पता है, जैसे बहुत सारी हमारे पास अभ्यारण्य है, उनमें क्या होता है, वो बाघ वहीं पे, उन बाघों को कहीं ले जाया नहीं गया है, लेकिन उन बाघों को क्या किया जा रहा है, उनको कंजर्व किया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार मान लीजिए अब इस बाघ को उठा के आप कहाँ ले गए, एक चिड़ियाघर में ले गए, एक जू में ले गए। जब चिड़ियाघर में ले गए, जू में ले गए, तो अब आपने क्या किया, बाघ को उसके स्थान पे कंजर्व नहीं किया, बाघ को कहीं बाहर आप ले गए। तो जब बाघ जंगल में कंजर्व आप कर रहे थे, तो इसको कहते हैं इन सीटू। क्या कहा जाता है इसको? इन सीटू कहा जाता है, इसको स्व स्थाने कहा जाता है। जब आप बाघ को उसका जो घर है उससे बाहर ले गए, तो इसको क्या कहा जाता है? एक्स सीटू, एक्स सीटू, एक्स C2 है ना। एक्स से कुछ और याद करने की कोशिश ना करें आप, यहाँ पे एक्स C2 कंजर्वेशन की बात हो रही है, यहाँ पे इन C2 कंजर्वेशन की बात हो रही है। तो अगर चट्टान अपने ही स्थान पे टूटने लगे, तो उसको वो किस प्रकार क्या हो रहा है, वहां पे अपक्षय हो रहा है, और अपक्षय कैसा होता है? स्व स्थानीय होता है, इन C2 होता है। तो ये अपक्षय के बारे में हमने पढ़ा। और अपक्षय से मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, ऐसे समझ लेते हैं। मिट्टी या खनिजों का निर्माण कैसे होगा? मान लीजिए ये आपके पास कोई शैल है, ये आपके पास कोई शैल है, ये आपके पास कोई रॉक है। अब शैल या रॉक, आग्नेय शैल हो सकती है आपके पास, अवसादी चट्टान हो सकती है, रूपांतरित चट्टान हो सकती है, किसी भी प्रकार की शैल हो सकती है। इसमें कुछ हमको पता है खनिज और अखनिज तत्व होंगे। इस शैल का क्या हो रहा है? अपक्षय होना शुरू हुआ, अपक्षय होना शुरू हुआ, या मैं कहूँ वेदरिंग होना शुरू हुआ। और इस वेदरिंग या अपक्षय के कारण क्या हुआ? शैल क्या बनने लगे? इसके अवसाद बनने लगे। अब मान लीजिए ये अवसाद बहुत छोटे छोटे बन गए। ये अवसाद कैसे बने? बहुत छोटे छोटे हो गए। अवसादों के भी अवसाद हो गए, मान लीजिए बहुत छोटे छोटे आकार में हो गए, तो मिट्टी के जैसे आकार के हो गए। इससे किसका निर्माण हो गया? मिट्टी का निर्माण हो गया। तो मिट्टी का निर्माण भी किससे होता है? मिट्टी का निर्माण भी अल्टीमेटली शैलों से ही होता है, चट्टानों से होता है। रॉक से किसका निर्माण होता है? सॉइल का निर्माण होता है। तो अगर चट्टानें नहीं होंगी तो मिट्टी का निर्माण भी नहीं होगा। और जब इसके अवसाद बनेंगे, तो अवसाद में आपको पता है कि आपको दोनों चीज मिलेंगी। आपको कुछ किस प्रकार के तत्व मिलेंगे? खनिज भी मिलेंगे और कुछ अखनिज तत्व भी मिलेंगे। लेकिन ये सब हो कैसे पा रहा है? अपक्षय के कारण, वेदरिंग के कारण। अब कैसे होती है वेदरिंग, कैसे होता है ये अपक्षय, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता चली गई कि अपक्षय में क्या नहीं होगा? परिवहन नहीं होगा। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया? एक स्थैतिक प्रक्रिया, ये इन सीटू है। और बड़ी जो चट्टान है, बड़ी कठोर विशालकाय जो चट्टान है, वो महीन पदार्थों में क्या होती है? विघटित हो जाता है। और ये अनाच्छादन का प्राथमिक अवस्था, या इसको कहा जाता है अनाच्छादन की प्रथम चरण, इसको कहा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनाच्छादन, या मैं कहूँ डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का प्रथम चरण, का प्रथम चरण कौन सा होगा? या मैं कहूँ डेन्यूडेशन का फर्स्ट फेज कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए वो अपर्दन होगा, या वो अपक्षय होगा, या वृहद संचलन होगा। तो इस प्रकार से आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा? वो होगा अपक्षय। उसी को आप कहोगे वेदरिंग। अच्छा, अब अपक्षय के भी क्या होता है? कुछ भाग होते हैं। अपक्षय के कुछ भाग कौन कौन से होते हैं? भौतिक अपक्षय,
रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को कहा जाता है फिजिकल वेदरिंग। ये भौतिक रूप से होती है। भौतिक क्या होते हैं, हमने उस दिन भी पढ़ा था जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम लोग बात कर रहे थे कि ताप, दाब, इस प्रकार से अगर कोई अपर्दन हो रहा है तो वो अपक्षय हो रहा है, तो आप उसको भौतिक अपक्षय कहोगे, फिजिकल वेदरिंग कहोगे। अच्छा, रासायनिक इसको कहा जाता है केमिकल वेदरिंग, तथा जैविक को कहा जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आपको बात क्या ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फिजिकल वेदरिंग हो रही हो, या सिर्फ केमिकल वेदरिंग हो रही हो, या सिर्फ जैविक अपक्षय हो रहा हो, या बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई शैल है, ये क्या है, कोई शैल है, इसका क्या होने लगा है, इसका अपक्षय होने लगा है। अब अपक्षय बहुत कारणों से हो सकता है। मान लीजिए अपक्षय हो रहा है तापमान के कारण, तो तापमान के कारण अगर अपक्षय हो रहा है तो किस प्रकार का अपक्षय हुआ, वो हुआ भौतिक अपक्षय। ये हो सकता है कि पानी में घुल जाए, तो पानी में अगर घुल गई ये चट्टान तो किस प्रकार का अपक्षय हुआ, तो आपको पता है अगर पानी में घुल गई तो किस प्रकार का अपक्षय हुआ, इसको आप कहोगे रासायनिक अपक्षय इसका हुआ, इसकी केमिकल वेदरिंग हो गई। या मान लीजिए इस अपक्षय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पेड़ों की जड़ों का या जानवरों का, तो उस प्रकार का जो अपक्षय हो रहा है वो जैविक अपक्षय होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो शैल है ये इसके अवसाद बने, इसके अपक्षय से हमको ये तो पता है क्या बनेंगे, अवसाद बनेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक प्रकार की क्या हो रहा हो, एक प्रकार का अपक्षय हो रहा हो, एक प्रकार का अपक्षय हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि जब एक बड़ी शैल छोटे छोटे अवसादों के रूप में परिवर्तित होती है, एक बड़ी रॉक, बिग रॉक जब कन्वर्ट होती है किसमें, स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे अवसादों में, उसका क्या हो रहा होता है, अपक्षय हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों प्रकार के अपक्षय यहाँ पे कार्य करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि भौतिक अपक्षय के कारण ज्यादा अवसादों का निर्माण हुआ हो, रासायनिक अपक्षय या जैविक अपक्षयों के कारण कम अवसाद बने हों। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ भौतिक अपक्षय से आपको अवसाद मिलेंगे। वहां पे भी जब भौतिक अपक्षय से भी अवसाद हो रहे होंगे तो कुछ अपक्षय इस प्रकार भी हो रहा होगा जो रासायनिक रूप से हो रहा होगा, कुछ अपक्षय इस प्रकार हो रहा होगा जो जैविक अपक्षय के रूप में हो रहा होगा। तो आप देखोगे कि तीनों अपक्षय मतलब भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक, साथ ही साथ जैविक। ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं और तब जाके एक बड़ी जो चट्टान है, एक बड़ी जो शैल है, वो किसमें परिवर्तित होती है, वो अवसादों में परिवर्तित होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले भौतिक अपक्षय या मैं कहूं फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले आप यहां पे भी देखोगे तो तापमान, जल, दाब और वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया, ये सब चीजें आप देखोगे किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। इसलिए नाम क्या है इसका, फिजिकल वेदरिंग है या भौतिकी से रिलेटेड है, भौतिकी से संबंधित है, तो नाम भी क्या है इनके, भौतिक अपक्षय। अब मुख्य रूप से जो देखेंगे हम लोग, देखेंगे तापमान में परिवर्तन जब होता है तब शैल पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मान लीजिए इस भूपटल पे, इस भूपर्पटी पे क्या रखी हुई थी, शैल थी,
और यहाँ पे क्या चमक रहा था, सूर्य चमक रहा था। अच्छा, सूर्य दिन में चमकता है या रात में? तो हमें पता है कि इस समय क्या हो रही होगी, दिन हो रहा होगा। अच्छा, जब सूर्य चमक रहा है तो सूर्य की कुछ किरणें कहाँ पड़ रही होंगी, इस शैल पे भी गिर रही होंगी सूर्य की किरणें। अच्छा, शैल पे जब सूर्य की किरणें गिर रही होंगी, तापमान में क्या हो रही होगी, यहाँ पे वृद्धि हो रही होगी। तापमान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में क्या होती है, जब वृद्धि होती है तो क्या संकुचन होता है या प्रसार होता है? हमें पता है कि तापमान में अगर कुछ वृद्धि होती है तो कोई भी जो चीज है वो सिकुड़ेगी नहीं, वो क्या होगी, उसका प्रसार हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो शेल का आकार जो आप पहले था उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये शेल आपको कुछ इस प्रकार, इस बड़े आकार में देखने को मिलेगी। ये कौन सा केस हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम दिन की, जब कौन चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। अब मान लीजिए ये वही शैल है, अब सूर्य जा चुका है और कौन आ चुका है, चांद, चंद्रमा आ चुका है। आप वाला चांद नहीं है ना, ये ऊपर जो चमकता है वो वाले चांद की हम लोग बात कर रहे हैं। आप अपने चांद को अज्यूम ना करने लगे यहाँ पे, चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा आ चुका है मतलब क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है। अच्छा, चंद्रमा जब आ चुका है तो तापमान में कुछ गिरावट भी महसूस हो गई होगी, तापमान कुछ गिर भी चुका होगा। अच्छा, जब तापमान गिर चुका होगा तो जो शैल है इसके आकार में आप देखोगे क्या होना शुरू हो गया है, संकुचन होना शुरू हो चुका है, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि दिन और रात में क्या हो रहा है। अच्छा, क्या यही चीज मैं ये लिख सकता हूं कि गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी हो रही होंगी, समर्स अगर हो रहे हैं, गर्मी के मौसम में भी यही कार्य हो रहा होगा कि जो चट्टान है वो क्या होगा, थोड़ा उसका प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं सर्दी या लिखूं विंटर, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, विंटर में ही कार्य हो रहा होगा। तो जी दिन रात में भी लगातार तापमान में बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ जब मौसम बदलेगा तब भी ये बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। जब ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये जो शैल है, ये जो चट्टान है, इसके आकार में आपको परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। लगातार जब इस आकार में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, इसमें धीमे धीमे क्रैक आना शुरू होता है और धीमे धीमे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। हमको पता है कि अगर चट्टान अपने ही स्थान पे रह के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, या मैं कहूँ अवसादों में परिवर्तित हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, अपक्षय कहोगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई जो अपक्षय हो रहा है वो किसी रासायनिक कारणों के हो रहा है? नहीं। वो कोई जैविक कारणों से हो रहा है? तो हमें पता है नहीं। तो किस कारणों से हो रहा है, भौतिक कारणों से हो रहा है। और भौतिक कारण भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कौन सा भौतिक कारण जिम्मेदार आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तापमान। कौन सा देखने को मिल रहा है, तापमान। तो तापमान के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, शैलों का क्या हो रहा है, शैल का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। या मैं कहूँ जो अपक्षय हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तापमान के कारण हो रहा है। तो इसी को आप भौतिक क्या कहोगे, भौतिक अपक्षय कहोगे। और तापमान में परिवर्तन के कारण होने वाला भौतिक अपक्षय ये होता है। जल का क्रिस्टल, जल का क्रिस्टल कैसे बनेगा आप समझिए। जल के क्रिस्टल के लिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पे कोई आपके पास क्या थी, चट्टान थी, ये चट्टान थी आपके पास। चट्टान में धीमे धीमे क्या डेवलप हो गए, क्रैक बनना शुरू हो गए। धीमे धीमे क्या बन गए, क्रैक बन गए। जब ये क्रैक बने तो मान लीजिए बारिश हुई, बारिश में कुछ पानी इस चट्टान पे भी गिरेगा, और जब पानी चट्टान पे भी गिरेगा तो कुछ पानी छन के कहाँ चला जाएगा, इन क्रैक में अंदर चला जाएगा, आया ना। ठीक है,
क्रैक में अंदर क्या चला गया, थोड़ा पानी चला गया है। अब समझिए कि तापमान में लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तापमान ज्यादा था और अब मान लीजिए तापमान कम हो गया है। तापमान क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और तापमान कम होने के साथ ही आप समझिए तापमान 0 डिग्री से भी कम चला गया है। तो 0 डिग्री से भी कम चला गया है, तो जो पानी इन चट्टान के इस क्रैक के अंदर गया था वो अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। या मैं कहूं पानी का क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, ठोस रूप में परिवर्तित हो गया वो। अब इसी प्रकार लगातार पहले पानी की सिर्फ बूंद थी और अब ठोस बन गया है वो। अब क्या बन चुका है, वो ठोस बन चुका है। तो वो जो ठोस है वो क्या करेगा, इस क्रैक को लगातार बड़ा करने की कोशिश करेगा, लगातार बड़ा करने की कोशिश करेगा। समझिए आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद आपने क्या किया, उसको जमाना शुरू करा। फिर तापमान में क्या हुआ, बदलाव हुआ, तापमान बढ़ा। फिर वो जो बर्फ थी वो वापस किस में बदल गई, पानी में बदल गई। फिर कुछ पानी आया, फिर वो ठोस में परिवर्तित होगा। जो पहले क्रैक बहुत पास पास था अब वो धीमे धीमे उसका आकार क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। यहाँ पे भी क्या होगा, इसी प्रकार इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, अवसाद बनना शुरू हो जाएगा, अपक्षय शुरू हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, पानी के कारण हो रहा है, या मैं कहूँ तापमान के कारण ही हो रहा है बेसिकली। तो पर पानी का क्रिस्टलीकरण आप इसको कह सकते हो। क्या यहाँ पे कोई रासायनिक कारण है, नहीं। कोई जैविक कारण है, नहीं। तो कौन सा कारण है, भौतिक कारण है। जल की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसको क्या कहा जाता है, जल का क्रिस्टलीकरण। बात करते हैं दबाव में कमी। दबाव में कमी बहुत बेसिक समझिए कि मान लीजिए ये कोई चट्टान थी, ये कोई शैल थी, इसके ऊपर बहुत सारी शैलें पहले से जमा हुई थी। क्या थी, पहले से जमा हुई थी। धीमे धीमे ये जो ऊपर वाली शैलें हैं इनका क्या हो गया, अपक्षय हो गया। अब ये क्या हुई, ये जो अब ये जो चट्टानें आपको पहले देखने को मिल रही थी इस चट्टान के ऊपर, अब ये चट्टान देखने को नहीं मिल रही। ये चट्टानें जब पहले थी तो क्या लगा रही थी, इस पे दाब लगा रही थी। और जब दाब लगा रखी थी, इस पे बल लगा रखा था, तो ये एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी, ये प्रसार नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो चट्टानें हैं इनका क्या हुआ, ये अपक्षय इनका हो गया, ये चट्टानें यहाँ से हट गई। तो चट्टानें जैसे ही हट गई तो इसके ऊपर जो दाब लग रहा था अब वो दाब भी नहीं लगेगा। और जब दाब नहीं लगेगा तो अब ये क्या कर पाएगी, आराम से प्रसार कर पाएगी। और जब प्रसार और संकुचन होगा तब इसका भी क्या शुरू हो जाएगा, अपक्षय शुरू हो जाएगा। ये किसके कारण हो पा रहा है, दाब के कारण। ये दाब इसके ऊपर से हट चुका है, इस कारण ये अपक्षय हो पा रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, दाब में कमी। और कुछ क्या होता है, वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया। वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई जानवर है, या मैं कहूँ आपने हाथी को देखा होगा, हाथी क्या करता है, चट्टानों से खुद को रगड़ने की कोशिश करता है। या कोई पेड़ है, वो जब बड़ा हो रहा है तो उसकी जड़ें लगातार उस चट्टान से घिसती हुई जा रही हैं। तो वो जब चट्टानों से घिसती हुई जाएंगी, उन शैलों से घिसती हुई जाएंगी, तो वो जो बड़ी शैल है उसको छोटे छोटे भागों में क्या करेगी, बहुत महीन महीन भाग में उसको क्या कर देगी, उसके अवसाद बना देगी, उसका अपक्षय कर देगी। तो इस प्रकार से जो अपक्षय होता है इसको क्या कहा जाता है, भौतिक अपक्षय, या इसको कहा जाता है फिजिकल वेदरिंग। तो आशा करता हूं मैं आपको फिजिकल वेदरिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको ये सिर्फ 4 नाम पता होना चाहिए, और जैसे ही आपको ये 4 नाम पता है आप अंदर की जो डेफिनेशन है वो अपने आप पता कर लेंगे। इसलिए आप देखेंगे मैंने स्लाइड में भी कोई डेफिनेशन इनकी इंक्लूड नहीं की है। इसकी डायरेक्टली बात क्या है, रासायनिक अपक्षय। तो स्लाइड में भी कोई डेफिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम ही काफी है क्या बताने के लिए कि इसमें अंदर क्या हो रहा होगा। तो मैं यही उम्मीद आपसे करता हूँ, इसलिए मेरी स्लाइड्स भी ऐसे ही होती हैं। मेरे को पता है कि आपको नोट्स जो अब आप बनाओगे तो ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए ये बनाई जाती हैं कि आप बहुत आसानी से ये समझ पाएं कि आपके नोट्स जो होंगे वो कैसे बनेंगे। तो आज के लिए भौतिक अपक्षय तक। कल हम लोग मिलेंगे जब हम लोग क्या करवाएंगे, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग हम लोग करवाएंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है।
या ये नाम देख के वो लोग जो केमिस्ट्री जो पढ़ के आए उनको खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं दोनों बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको सिर्फ क्या जानना है, इनकी छोटी-छोटी सी परिभाषाएँ। केमिस्ट्री वाले लोगों को लगेगा कि यार ये तो हमारा वाला स्कोप हो गया, हमारा वाला एरिया है, तो इसमें तो हम झंडे गाड़ देंगे। लेकिन आप पाएँगे कि हम उतनी डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं। आर्ट्स वाले या जो कॉमर्स वाले लोग हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे बाकी सब में हमने अपक्षय में छोटी-छोटी डेफिनेशन देख के समझने की कोशिश करी कि ये क्या है, वही सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बस। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं रासायनिक अपक्षय के साथ। फिर से आपका एक फ़ायदे की बात, वो फ़ायदे की बात क्या है कि आपको पता है 21 तारीख को हम लोग सिविल सर्विस डे बना रहे हैं और 22 तारीख से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। तो 21 तारीख तक अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, कोड कौन सा है? कोड है MB लाइव। MB लाइव अगर कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको जो कोर्स पहले मेरा कोड लगाने पे 18,999 रुपए का मिल रहा था, अब वो मिल जाएगा मात्र कितने रुपए में? 17,499 रुपए में। तो जल्दी करना है, 2024 में जो लोग दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है, बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। क्यों सुनहरा अवसर है? एक तो पहले के मुकाबले कम दामों में आपको सेम प्राइस पे सेम बैच मिल रहा है। साथ ही साथ अप्रैल के महीने के बाद आप देखोगे जनरली यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो कब आपको देखने को मिलेगी? वो आपको मई में या जून में देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आपके पास 13 महीने, 14 महीने होते हैं, तो बिल्कुल सही समय आपको तैयारी शुरू करने का। तो जल्दी कीजिए, कोड लगाइए MB लाइव और बैच में एनरोल हो जाइए। 22 तारीख से आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और ऑफर ये सिर्फ कितने तक है? 21 तारीख तक है। तो कल फिर से मिलते हैं रासायनिक अपक्षय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, चीज़ों का नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।